दोस्तों, नैरेटिव्स विद आमिराना में खुश आमदीद। पाकिस्तान में कोई बात शुरू हो जाए तो वो फिर बाल से खाल उतारने तक पहुंच जाती है। और बाल की खाल उतर रही है। और बात की थी वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने। और पाकिस्तान के निज़ाम को उन्होंने कहा कि फरसूदा हो चुका है, उसको बदलने की ज़रूरत है। और उसके बाद डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये तो ज़ाती राय तो है, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो उसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नेंस के शदीद मसाइल हैं और इसमें जमूद नहीं रह सकता। उसे बहुत सारे लोगों ने कई अंदाजे लगाए कि पाकिस्तान के की सिमत क्या बनने के लिए जा रही है। किसी ने बहुत दूर के घोड़े दौड़ाए और बात को जो है मार्शल्लाह तक ले गए। और किसी ने इसको वज़ीर आज़म के उस बयान के तनाजुर में देखा कि पाकिस्तान की आबादी को कम करने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ खुद जो है वो जनरल अहमद शरीफ साहब ने चौधरी साहब ने इशारा किया। और फिर ये कि गवर्नेंस को ठीक करने के लिए सूबों की बातें, नए इंतज़ामी ढांचे, और जिसका एक्सपेरिमेंट बलूचिस्तान में चल रहा है, उसकी तरफ बात की गई। और नई से नई इसके पहलू और परतें खोलती चली गई। और जिस वक्त डीजी आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो पाकिस्तान की फतूहात गिनवा रहे थे, बलूचिस्तान में फितनातुल हिंदुस्तान और फितनातुल ख्वारिज के खिलाफ, उस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुलिस आम लोगों के ऊपर शेलिंग कर रही थी। अब इस मसले को हम क्या कहें कि ये क्या वो गवर्नेंस का मसला था, या ये उससे ज़्यादा कोई बड़ा मसला है? और इसकी जड़ें हैं कहाँ? क्या इसकी जड़ें एक ख़ास हमारे लीड के स्ट्रक्चर के अंदर हैं, ताकत के स्ट्रक्चर में है, या ये सिंपली आबादी बढ़ने और वक्त के गुजरने के साथ साथ हुए कॉम्प्लेक्स मसाइल हैं, जिनका इलाज वक्त के ऊपर ब्यूरोक्रेसी ने, पॉलिसी मेकर्स ने, पॉलिटिशियंस ने, पार्लियामेंट ने, हुक्मरानों ने, एस्टेब्लिशमेंट में तैयार नहीं किया। सवाल बड़ा अहम है। और हम पाकिस्तान के एक बहुत ही क्रिटिकल चैलेंज की तरफ आज बात करने जा रहे हैं। और वो ये कि ये जो सारी बात हो रही है, और ये सबसे अहम तो ये है कि एक ख़ास तनाजुर के अंदर हो रही है। और तनाजुर है वो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, जिसने एकदम से पाकिस्तान में फिर बहस को गर्म किया कि पाकिस्तान के अंदर भी शायद इस तरह की मूवमेंट खड़ी हो सकती है, उठ सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी वही मसाइल हैं। और इसके ऊपर माइकल कुगलमैन ने कोई ट्वीट की, कुछ लोगों ने उस पर तबसरे किए। इस वक्त सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। और फिर ये जैक की खबर तो पाकिस्तान में नहीं निकल रही, कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर जो अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही है, और उसकी खबर तो बहुत कम सोशल मीडिया पे आ रही है। लेकिन जब ये जनता कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा मसला सामने आया, तो उसके साथ ये जैक की खबर भी निकल के हमारे मीडिया पे आने लगी, सोशल मीडिया के ऊपर आने लगी। और उसने फिर इस बहस को ट्रिगर किया। गवर्नेंस के मसाइल होंगे, ब्यूरोक्रेसी की जो काबिलियत वो अपनी जगह के ऊपर है, सियासतदानों के अपने मसाइल हैं। और फिर ये कि इस्टेब्लिशमेंट का जो ज़हन है वो किस तरीके से काम करता है, उसके अपनी जगह पे शदीद मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये निज़ाम ना तो चल पा रहा है, बल्कि और ना ही ये उठ पा रहा है, बल्कि सिसक सिसक के ये चलते ही जा रहा है। और कभी इसका मलबा हम डालते हैं बढ़ती हुई आबादी के ऊपर, कभी इंतहा पसंदी के ऊपर, कभी सियासतदानों की नाअहली के ऊपर, और कभी ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी के ऊपर। सारे मसाइल अपनी जगह पे हैं। तो वो एक मसला अगर हम आइडेंटिफाई करें, वो जो ख़ास तौर पे ये जो डिबेट शुरू हुई है नौजवानों के हवाले से, जेंजी उसे कहिए, अल्फ़ा जेंजी कहिए, जो मर्ज़ी कहिए, उसके पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के हवाले से, तो उसके तनाजुर में अगर सबसे अहम एक मसले को देखा जाए, जो आज की नौजवान नस्ल के जहन को सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है, वो यहाँ का ताकत का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो है क्या? बहुत सारे हम ताकत के मराकज़ के ऊपर तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में उन पे बात करना
ایک خاصا مشکل اور کریٹیکل مرحلہ ہے، لیکن یہ کہ وہ بات ہوتی ہے ڈرائنگ روم میں ہوتی ہے، کچھ واٹس ایپ گروپس میں ہوتی ہے، نہ بھی ہو تو جب اشاروں میں ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بات کن اداروں کی اور کہاں پہ اور کس طاقت کے مرکز کی ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک جو ستون ہے وہ سیاست کا ستون ہے۔ یہ وہ ستون ہے جو پوری ایکسپریشن ہوتا ہے طاقت کا، کیونکہ سیاستدان، سیاسی پارٹیاں براہ راست عوام سے رابطے میں ہوتی ہیں۔ میڈیا ان کو اوپر نظریں جمائے بیٹھا ہوتا ہے، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ باقی مسائل پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف سیاست پہ بات ہو سکتی ہے، سیاست دانوں پہ کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے، تو وہاں تو پھر سیاست پہ کڑی نظر ہوتی ہے۔ اور یہ جو پورا ویزیبل فیس ہے کسی بھی ریاست کا، وہ اگر ایک خاص بیماری سے گزر رہا ہو تو پھر آپ سمجھیے کہ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے عام آدمی کے لیے بھی، ایک بہت ہی میرے جیسا عام شہری جس کی سمجھ بوجھ سیاسی معاملات میں انتہائی کم ہے، کہ معاملہ بہت گڑبڑ ہے، کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں اپنا مرکز کھو چکی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کا مرکز اس کا ووٹر، اس کی عوام ہوتی ہیں۔ اور ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں نہ کوئی بڑی سیاسی تحریک دیکھی، پی ٹی آئی کے جو چھوٹے پروٹیسٹ ہوتے رہے، کچھ بڑے وائلنٹ بھی ہونے کی کوشش کی، لیکن سیاسی ایکٹیویٹی دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اور جو ایکٹیویٹی بی وائی سی جیسی، پی ٹی ایم جیسی سیاسی جماعتیں کرنے کی کوشش کرتی تھیں، ان کے اوپر شدید قدغنے ہیں۔ جیک نے آزاد کشمیر میں اپنے لیے تھوڑی سی راہ نکالی ہوئی ہے، لیکن مین سٹریم جماعتیں خاموش ہیں، اور اپنی آل اولاد کو وراثت جو ہے منتقل کرنے کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ یہی سب سے بڑا ایک اور کریٹیکل وہ مرحلہ ہے، بلکہ موضوع ہے، نکتہ ہے، جو آج کے نوجوان میں اینگر کو بڑھا رہا ہے۔ اور یہ اگر ٹرانزیشن ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ہو رہی ہوتی، جہاں پہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو رہے ہوتے، تو کسی کو اعتراض نہ تو مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کے اوپر ہونا تھا، نہ بلاول بھٹو زرداری کی کے انداز سیاست کے اوپر، جو بڑا پریگمیٹک ہے۔ دل کرے تو وہ جارحانہ موڈ اپنا لیتے ہیں، دل کرے تو مفاہمتی، دل کرے تو خود ہی حکومت، دل کرے تو خود ہی اپوزیشن۔ تو ان کی کبھی کے رات رات بڑی، کبھی کے دن، ان کی تو سیاست بڑی نرالی ہے۔ لیکن یہ جو ساری پاور ٹرانزیشن ہو رہی ہے، وہ پاکستان کی چھوٹی سے چھوٹی سیاسی جماعت میں بھی ہو رہی ہے، بڑی سے بڑی جماعت میں بھی۔ اس میں مذہبی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی شامل ہے، اس میں قوم پرست جماعتیں بھی شامل ہیں۔ اور سردار اختر مینگل کو تو بڑا سخت چیلنج درپیش ہے کہ ان کا بیٹا کس راہ پہ چل رہا ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ راستی پارٹی نہیں تھی، وہ اپنی آخری دموں کے اوپر ہے، اپنے آخری دن گن رہی ہے۔ تو باقی تمام پارٹیوں میں جو ہے وہ معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی نظریاتی سیاست کب کا دم توڑ چکی ہوئی ہے، اور یہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ طاقت کا مرکز نہ تو سیاسی سرگرمی ہے، نہ عوام کی خوشنودی ہے، بلکہ یہ مرکز ایک سیاست کا اور طاقت کا جو گٹھ جوڑ ہے، مختلف اداروں کا گٹھ جوڑ ہے، یہی اس کی قسمت کا مالک ہے۔ اور اس پورے نظام کی تبدیلی میں، اس گورننس کے نظام کی تبدیلی میں، اس کا نہ تو کہیں پہ نام ہے، نہ اس کا کہیں پہ نشان ہے، تو وہ ایک خاص جذبات کو جنم تو دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان میں کوئی بنگلہ دیش یا کوئی نیپال، کوئی شری لنکا جیسے موومنٹ بن رہی ہے، یا اس کی ہم کوئی پرڈکشن کر رہے ہیں۔ کوئی بھی تحریک کبھی بھی کیسے بھی اس کے خمیر کہاں سے کیسے اٹھے گا، اس کے بارے میں پیشن گوئی کرنا کم از کم میرے جیسے آدمی کے لیے خاصا مشکل کام ہے۔ لیکن اینگر بہت زیادہ ہے، اور یہ اینگر، یہ کہ سیاسی جماعتیں اور پاور بروکر اپنے آپس میں بندر پانٹ کیسے کر رہے ہیں، اور عام آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا، یہ اصل مسئلہ ہے۔
अब इसे अगर आप सूबे बना के समझते हैं कि हल होगा, नए डिवीज़न बनाने से ये हल होंगे, तो फिर इसको भी आज़मा लें। यहाँ पे एसआईएफसी जैसे तजर्बे भी किए गए, उससे पहले भी तजर्बे मुसलसल हुए। एक ऐसी तजर्बागाह बन गया है, बल्कि चरागाह बन गया है, जिसका दिल आता है जहाँ पे मुंह मारता है, जहाँ पे जाता है एक नया तजर्बा करके इस चरागाह के अंदर चला जाता है, तो एक तजर्बा और सही। तो लेकिन ये इससे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। ये निज़ाम फ़रसूदा है या नहीं, लेकिन इस निज़ाम को चलाने वालों का ज़हन फ़रसूदा है, इनकी सोच फ़रसूदा है, उसमें कहीं ताज़गी की, कहीं पे कोई लहर नहीं है, ना उसमें कोई इतनी कैपेसिटी है, किसी नए ख़्याल को सुन सके, एब्ज़ॉर्ब कर सके, नए ख़्याल से उसको नफ़रत है, नई सोच से उसको नफ़रत है, थोड़ी-सी तनकीद से उसकी अना को ठेस पहुँचती है, उसके ऊपर पीका लगाती है, उसको साइबर क्राइम एजेंसी से नोटिस भिजवाती है, उसको मरवाती है, उसको उठवाती है, क्या-क्या एक्सप्रेशन है। तो ऐसे निज़ाम के अंदर ये निज़ाम की फ़रसुदगी नहीं, बल्कि ये वो खौफ़ है, जब ये अपने हथकंडे ताकत को बरकरार रखने के ताकतवर जो तबक़ात हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, तो वो उसकी कमज़ोरी का इज़हार होते हैं, और उसकी कमज़ोरी ये होती है कि वो अब सोचने समझने की सलाहियतें उसकी महदूद होती जा रही हैं। इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक और बात की, जो बड़ी लतीफ़ा नामा बात है, उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से, कि बलूचिस्तान के सरदार जो हैं वो मसले की जड़ हैं, और वो नहीं चाहते कि वहाँ का बच्चा पढ़े, और वो खुद मुख्तार हो जाए, और अब हम सरदार के साथ नहीं, आम आदमी के साथ बात करेंगे, उसे आगे लेके चलेंगे। अगर ये हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। भुट्टो साहब ने 73 में सरदारी निज़ाम तो ख़त्म किया था, लेकिन ये पूरा निज़ाम रियासत के और इस्टेब्लिशमेंट के सहारों पे ही चलता रहा और चल रहा है। और अगर रियासत ने इसको अबेंडन करने का फ़ैसला कर लिया है, तो उसमें देर किस बात की? तो ये, जब आप सरदारी निज़ाम के ख़ात्मे की बात कर रहे हैं, तो आप ये बात कर रहे हैं कि शायद हमारे अंदर भी कहीं थोड़ा-सा मसला, प्रॉब्लम है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर ये कहीं पे एहसास है, तो आगाज़ कर दीजिए, और जब आगाज़ करेंगे, तो नई राह सुझाई देगी, और शायद ये कश्ती किसी किनारे पे जाके लग जाए। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर अना के साथ।